अब देखिए जो मेन दो टाइप होते हैं उन दो टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मेन दो टाइप जो होते हैं ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या है कि ये हार्ट जो है ये पंप नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली, ठीक है। जब एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाएगा तो यहाँ ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, यानी पूरा कंजेशन हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी यहाँ पे जो होता है कि हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ज्यादा जो हमारा होता है ना, हमारा मेन टारगेट होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो देखिए सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हार्ट फिल तो होगा प्रॉपर, फिल हो गया प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन ये जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे है कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगा, जैसे हम बात किए ना कि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन एन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब एन डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मान लें एन डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 150 है आराम से, ठीक है, 150 है, और यहाँ एन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 100 है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम जब निकालेंगे तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 50 निकला। अब 50 निकला, अब 50 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/3, लगभग 33% हमको देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली हमारा कितना होता है, ये 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है हमारा ये कम हो गया, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, यही हम बताएं कि यहाँ पे सिस्टोल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट नहीं जनरेट हो पा रहा है, यानी स्ट्रोक नहीं जा पा रहा है। तो यह हो गया हमारा हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नॉर्मली हमारा 120 होता है, हम बताए थे ना, और यहाँ पे देखिए हम जो एग्जाम्पल लेके चले ये 150 का लेके चले, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। अभी हम आगे नीचे ग्राफ में बात करेंगे। और उसके अलावा देखिए हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की जो होती है यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलती है। बताया ना कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तभी तो इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं जनरेट हो पाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है तो बताया गया ऑफन सेकेंडरी टू इस्चीमिक या मायोकार्डियल या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इस्चीमिया की वजह से भी हमको देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इन सारी कंडीशन में हमको सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। अब ये इस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो ये है कि हार्ट की मसल्स काम नहीं कर पाती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्यों नहीं ऐसा होता है, तो देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल वही लैप्लेसिस लॉ वाली बात करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो जनरेट कर पाता है इनटू टेंशन इनटू थिकनेस अपॉन 2 इंटू रेडियस। देखिए यहाँ पे रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना परेशानी होगी प्रेशर जनरेट करने में। इस वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में रेडियस ज्यादा हो जाता है। पीछे हम बात करके आए, बस यहाँ पे हल्का सा बताते हैं, समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वरना पीछे आप टॉपिक देखिएगा तो समझ में आएगा ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे ज्यादा होगी, इस वजह से हार्ट को जो है ब्लड पंप करने में परेशानी होती है, इस वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ये भी हार्ट फेलियर कॉज करता है, बस, ठीक। तो ये चीज होगी, हम मैकेनिज्म इसका सिस्टोलिक डिसफंक्शन का बता दिए। अब बात करते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन की। तो देखिए डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे चलेंगे, इस वाले ग्राफ को क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ अभी हम मिला देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक। तो देखिए स्टोलिक डिसफंक्शन ये कब होता है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट फेलियर तो देखने को मिलेगा, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगा ये प्रिजर्व्ड होगा, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमारा 50 से 70 का जो हमारा एवरेज है ना, ये इसमें रहेगा, यानी 50 से 70% जो हम इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते हैं ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, यानी हार्ट जो है ये देखिए ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी ये हार्ट अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये कम ही देखने को मिलता है, मेन हमारा जो होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो यहाँ पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होगा कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ प्रिजर्व रहेगा, और नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और यहाँ पे देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा ये नॉर्मल होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए आप सिस्टोलिक डिसफंक्शन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा था, अभी हम नीचे बात करेंगे तो ग्राफ में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों कंपेयर किए गए, हम अभी दिखाते हैं। और यहाँ पे एन डायस्टोलिक वॉल्यूम तो नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एन डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा ये इंक्रीज होगा। और एन डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना वेंट्रिकल का कंप्लायंस डिक्रीज होता है। तो देखिए जो वेंट्रिकल होती है ना, वेंट्रिकल में जैसे ब्लड फिल होता है ना, तो वेंट्रिकल अपना रिलैक्स होती रहती है, इस वजह से यहाँ पे एन डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है इंक्रीज नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे ये वेंट्रिकल जो होती है इनका कंप्लायंस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे इतना ही ब्लड में ना, यहाँ पे जब ये रिलैक्स नहीं होंगे तो यहाँ पे जगह कम बनी, इस वजह से प्रेशर जो होगा ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से एन डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एन डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस कम हो जाता है, तो कंप्लायंस कम होने की वजह से एन डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हालांकि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमको एन डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस जो है ये कम हो जा रहा है, तो ये हार्ट रिलैक्स नहीं होगा, इस वजह से एन डायस्टोलिक प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा होता क्यों, क्योंकि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की वजह से ऐसा मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है, ऑफन सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। तो ये चीज हो गई। अब आइए हम यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए दोनों ग्राफ, ये देखिए हम पहले नॉर्मल कार्डियक साइकिल के पीछे बात करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। एक बार हल्का सा दिखाएं, ये देखिए कार्डियक साइकिल है, यहाँ पे S1 शुरू हुआ, S1 यानी यहाँ पे माइट्रल वॉल क्लोज हो गया, माइट्रल वॉल जैसे ही क्लोज हुआ तो यहाँ पे अच्छा हम दिखाएं, यहाँ हार्ट को भी लेके आना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो ये देखिए अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए हमारा S1 प्रोड्यूस हुआ कब, जब ये क्लोज हुआ, जब ये क्लोज हो गया और ये भी क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होते होते जैसे ही यहाँ प्रेशर देखिए 80 mmHg लगभग पहुंचा ना, ये देखिए 80 mmHg तक पहुंचता है, यानी एओर्टा का प्रेशर हमारा कितना होता है 80 mmHg। तो जैसे ही 80 mmHg पहुंचता है तो वो फौरन ये एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाता है और ब्लड यहाँ से इधर चला जाता है, ठीक है। इधर ब्लड चला गया और उसके बाद फिर देखिए ये पूरी कार्डियक साइकिल होती है। यहाँ पे जाके जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है, ये ब्लड बाहर निकला और वेंट्रिकल का प्रेशर देखिए जैसे ही ये एओर्टिक प्रेशर से कम होता है फौरन यहाँ पे हमारा एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाता है और एओर्टिक वॉल क्लोज होता है, इस वजह से S2 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे बिल्कुल हम हल्का सा बता रहे हैं क्योंकि कार्डियक साइकिल हम अलग से बात कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर ये जब ये क्लोज हो गया और ये दोनों क्लोज है और यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, इस वजह से देखिए प्रेशर बहुत तेज वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हुआ। और जब वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हुआ तो यहाँ तक देखिए वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हुआ और जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है ये आर्टेरियल प्रेशर से कम होता है फौरन ये माइट्रल वॉल ओपन हो जाता है। तो देखिए माइट्रल वॉल यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, माइट्रल वॉल ओपन हो गया। अब ब्लड इधर से इधर आएगा और जब ब्लड इधर से इधर आएगा तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हुआ और यहाँ से यहाँ तक देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे एओर्टिक वॉल ओपन हुआ तो यहाँ से ब्लड बाहर चला गया इधर, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे देखिए माइट्रल वॉल ओपन हुआ तो ऊपर से ब्लड नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो ये चीज़ हुई, नॉर्मल ऐसा हुआ। लेकिन हमारा जब हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होता है तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन चाहे नॉर्मल कंडीशन में देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएं 120 ml है और ये 50 ml है। इजेक्शन फ्रैक्शन हम बार बार बता रहे हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एन डायस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है हमारा। और स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का हम बता दिया कि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। और जब इसको हम निकालेंगे तो ये देखिए हमारा 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70। तो 70 हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया, तो 70 अपॉन 120, ठीक है। तो देखिए हमें बहुत तेज बता रहे हैं लेकिन देखिए ये ऐसा हो गया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाता है 59, ठीक है। तो 59.59 आता है और इसको परसेंटेज में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम पा जाते हैं 59%, ठीक है। तो 59% हमारा नॉर्मल ऐसा हुआ। और यहाँ पे देखिए हार्ट फेलियर होता हुआ हमको कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 59% इजेक्शन फ्रैक्शन आया था, लेकिन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या हुआ कि देखिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, ठीक है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखिए पहले कॉन्ट्रैक्टिलिटी कुछ इस तरीके से थी, अब देखिए हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये कम हो गई। तो यहाँ पे देखिए हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो हार्ट का जो है ये बाहर जो ब्लड पंप करना था नहीं पंप कर पाता है, इस वजह से देखिए धीरे धीरे हार्ट का वॉल्यूम जो होता है बढ़ता रहता है। तो देखिए हार्ट का वॉल्यूम यहाँ तक देखिए बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज होते होते ये जो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम था ये 120 था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम 150 ml पहुंच गया, ठीक है। तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम देखिए 150 ml पहुंच गया। और यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट तो देखिए यहाँ पे सारा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, कम ही निकलेगा। सिर्फ देखिए यहाँ पे एन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा देखिए ये लगभग 100 ml लगभग बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ml बचा। तो अब यहाँ पे जब आप इजेक्शन फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इजेक्शन फ्रैक्शन वही हम बताएं कि स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हमको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम क्या करते हैं एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 150 है और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 100 है, ठीक है। तो यानी पता चला हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 आया, ठीक है। 50 हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आया तो 50 अपॉन 150, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 33% के आसपास आएगा। तो देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे हमारा कम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा दिए हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड है, देखिए बिल्कुल जो नॉर्मल ग्राफ था उसी को फॉलो कर रहा है। बस यहाँ पे देखिए ये प्रेशर जो था ना, यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल का प्रेशर नॉर्मल यहाँ पे था जब कंप्लायंस अच्छा था, लेकिन अब देखिए प्रेशर जो है ये 20 mmHg तक जा रहा था ना। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गई थी पूरी, जब वेंट्रिकल देखिए पूरी रिलैक्स हो गई थी तो 20 mmHg तक नॉर्मल कंडीशन में आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 mmHg से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो 20 mmHg से ज्यादा लगभग 40 mm 45 mm 50 mmHg है। और देखिए धीरे धीरे और इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस जो है कंप्लायंस कम हो गया, कंप्लायंस कम हो गया तो ये रिलैक्स नहीं अच्छे से हो पाएंगे। इस वजह से जो ब्लड इधर से आ रहा है वो प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। और आप इजेक्शन फ्रैक्शन देखेंगे तो हम दोबारा नहीं कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। देखिए अगर इधर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इधर भी थोड़ा सा घट रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। हल्का फुल्का अगर माइनस चेंज आ रहा होगा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये देखिए ये ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ना ये हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन कॉज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोर्टेलिटी इसमें हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे बताएं। और ट्रीटमेंट पर हम जो फोकस करते हैं ना हम इसके ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं। और यहाँ पे जो सारा मैकेनिज्म बताया गया है इसी का बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज हम क्लियर किए। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं इस मैकेनिज्म की।